नमस्कार मित्रों, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं। चर्चा की थी हमने कंपनी कैसे दीवान बनी, इलाहाबाद की संधि का जिक्र करते हुए हमने चर्चा को आगे बढ़ाया था। अब हम बात करेंगे अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां। बहुत अच्छा टॉपिक है, धीरे धीरे समझेंगे इसको। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां, और आर्थिक नीतियों में हमने 3 नीतियों की चर्चा की थी पिछले वीडियो लेक्चर में। स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी। सबसे पहले हम स्थायी बंदोबस्त अर्थात परमानेंट सेटलमेंट को पढ़ेंगे। देखिए क्या था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी का मतलब होता है जिसमें बदलाव न किया जा सके। स्थायी बंदोबस्त पहली व्यवस्था थी। स्थायी का मतलब है जिसमें हम बदलाव न कर सके। बंदोबस्त एक प्रणाली थी, व्यवस्था थी। अंग्रेजों ने खेती में सुधार के लिए पहली योजना लॉन्च की। इस समय पहली योजना लेकर के आए, वो पहला प्लान लॉन्च किया। तो यहां पर हम इसको शुरू करेंगे। अंग्रेजों ने खेती में सुधार के नाम पर पहली योजना, जिसको नाम दिया गया स्थायी बंदोबस्त, लागू की। इसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहेंगे हम, या इस्तमरारी व्यवस्था भी कहेंगे। जो भी हो, स्थायी बंदोबस्त एक ऐसा बंदोबस्त था, एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंदर सब कुछ पहले से तय कर लिया गया था, आगे उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब इसको शुरू किसने किया? स्थायी बंदोबस्त, यह व्यवस्था चार्ल्स कॉर्नवालिस, यह व्यवस्था चार्ल्स कॉर्नवालिस ने 1790-30 में लागू की। सबसे पहली बात इस व्यवस्था की 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस ने लागू किया। चार्ल्स कॉर्नवालिस 1786 से 1793, 1786 से 1793 लागू करने वाला यह था। जो योजना बनाई थी, स्थायी बंदोबस्त योजना बनाने वाला जो व्यक्ति था वो था जॉन शोर। यहां पर लिख सकते हैं हम, यह योजना जॉन शोर ने बनाई थी। जॉन शोर ने बनाई थी। अब हम जिक्र करते हैं स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था क्या थी, इसके प्रमुख विशेषताएं क्या थी। प्रश्न यहां से निकलता है, स्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताएं, मुख्य धाराएं, मुख्य प्रावधान क्या फीचर्स थे, इसके लक्षण क्या थे, विशेषताएं क्या थी, कुछ भी कह दीजिए, प्रश्न यहां से निकलेगा। लागू करने वाला चार्ल्स कॉर्नवालिस, बनाने वाला जॉन शोर। सबसे पहले इस योजना के अंदर राजाओं और तालुकदारों को, इसकी विशेषताएं लिख रहा हूं मैं, जो राजा थे और जो तालुकदार थे, तालुका के प्रमुख, राजा और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता मिली। सबसे पहली ये जमींदार के रूप में राजाओं और तालुकदारों को मान्यता दी गई। अब उनको जमींदार क्यों बनाया गया? क्योंकि लगान की जो रकम थी, जो टैक्स जमा करवाने का जिम्मा था, वो जमींदार कराता था। तो यहां पर आपको बताना है, ये जमींदार लगान इकट्ठा कर, ये जमींदार लगान इकट्ठा कर कंपनी के पास जमा करवाते थे।
पहली विशेषता में आपको जमींदार शब्द पकड़ना है। जमींदार किसको बनाया गया? राजाओं या तालुकदारों को। क्यों बनाया गया? क्योंकि ये वही जमींदार थे जो लगान को जमा करवाएंगे। वेरी सिंपल, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नाम इसका परमानेंट सेटलमेंट है, स्थायी बंदोबस्त है। लगान की रकम स्थायी कर दी गई, बाद में इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, न कम किया जा सकता है न ज्यादा किया जा सकता है। अगला बिंदु, लगान की राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई, उसमें बाद में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। दूसरा, लगान की राशि स्थायी रूप से तय की गई, जिसमें भविष्य में बदलाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जा सकेगा। हम पढ़ रहे हैं स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं। प्रश्न सीधा सीधा निकलता है मित्रों। स्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताएं क्या थी? पहली विशेषता जमींदार, दूसरी विशेषता लगान की राशि स्थायी परमानेंट कर दी गई, जिसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये कीवर्ड्स है, ध्यान रखना आप। ये मैं कीवर्ड्स को जो है आपको अंडरलाइन कर रहा हूं, समझना इसको, बहुत मजा आएगा आपको। तीसरा, कहां कहां लागू थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक के कुछ इलाके और बनारस। सिंपल सी बात है, यह बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक तथा बनारस में लागू हुआ। जो अब देखिए, ये इलाके उस समय ब्रिटिश भारत का जो प्रभुत्व था उसको कितना प्रतिशत कवर करते थे? उस जमीन को जो ब्रिटिश भारत के जो ब्रिटिश शासित था उसका 19% भूभाग, जो भारत का 19% भूभाग था। कितनी बड़ी बात है देखिए, लगभग 19 का मतलब 20 हो गया, लगभग 20% भूमि पर अब इनका आधिपत्य था और वहां से वो लोग टैक्स ले रहे थे। बहुत बड़ी बात थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और बनारस 19%, याद रखने लायक। एक यूरोप की विदेशी जाति जो भारत में आती है, भारत में राज करती है, यहाँ की आर्थिक नीतियां तय करती है, 20% भूभाग से टैक्स कलेक्ट करती है। बहुत बड़ी बात है मित्रों। आगे चलते हैं। चौथा क्या था? जितना लगान जमींदार इकट्ठा करेंगे उसका 89% कंपनी के पास जमा करवाएंगे, 11% खुद रखेंगे कमीशन के रूप में। चौथा, लगान का 89% कंपनी के पास जमा होगा, 11% जमींदार स्वयं रखेंगे। ये थी मुख्य धाराएं। प्रश्न आता है सीधा सीधा, स्थायी बंदोबस्त की मुख्य धाराएं बताइए। आपको 1 2 3 4 करके लिखना है, कहीं कोई भी अंक कटने की कहीं गुंजाइश नहीं है, समझ करके लिखिए, कोई समस्या नहीं होगी। 89% कंपनी को देना है आपको, 11% जमींदार रखेगा। अब देखिए, कोई भी व्यवस्था लागू करना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और जनता के हित में वो कितनी है, जनता से उसको कितना रिस्पांस मिलता है, उसके बाद में उसका भविष्य तय होता है।
इन्होंने कह तो दिया कि लगान की राशि में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। स्थायी बंदोबस्त में बहुत सारी समस्याएं आ गई थी। क्या थी समस्या? देखिए समस्या है, पहली, लगान इतना ज्यादा था, राजस्व इतना अधिक था कि जमींदार उसको चुका नहीं पा रहे थे, सबसे पहला। फिर फिक्स कर दिया था आप उसमें कम नहीं कर सकते, जमींदारों को तो चुकाना ही है। तो तय राजस्व इतना अधिक था कि जमींदार उसे चुका नहीं पाए। तय राजस्व बहुत अधिक था, बहुत अधिक था, जिससे जमींदार उसे चुका नहीं पाए, पहली बात। अब जब नहीं चुकाओगे तो क्या होगा? आपकी आरती तो उतरेगी नहीं, आपको फूलों की माला तो पहनाएंगे नहीं, आपकी जमीन ले लेंगे, आपको दंड देंगे। जब लगान नहीं चुका पाए तो जमींदारों की जमीनें हैं वो नीलाम होने लगी, जमींदारी छीनने लगी और दूसरे जमींदार आने लगे। एक नया भय का वातावरण पैदा हुआ, जमींदारों की जमीनें जागीरें नीलाम होने लगी। जमींदारों की जमीनें और जागीरें नीलाम होने लगी। अब यहां पर एक इंटरेस्टेड फैक्ट है, वो क्या है? जब राजस्व चुकाने का कोई वादा जमींदार करता था तो उसमें उनको डेट दी जाती थी, एक तारीख दी जाती थी कि भाई इतनी तारीख तक आपको अपना लगान जमा करवाना है। यदि तय समय तक वो लगान जमा नहीं करवाता, तय समय का मतलब वो तारीख जो डेट दी हुई है, उस तारीख को यदि सूर्यास्त तक जमा नहीं करवाता तो उसकी सारी जो जमीन है, जागीरी है, वो जब्त हो जाती और नीलामी की प्रक्रिया दूसरे के पक्ष में चली जाती, उसको फिर से नीलाम करते। ये जो कानून था मित्रों, ये कहलाया सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून, देखिए सिलेबस में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन जब जब स्थायी बंदोबस्त पढ़ेंगे तब तब सूर्यास्त कानून को याद कर लीजिएगा, कभी भूलेंगे नहीं। सूर्य भी स्थायी है, स्थायी बंदोबस्त भी स्थायी था, याद रखने लायक बात है। सूर्यास्त कानून क्या था? अभी आपके काम की चीज नहीं है, 8th में कहीं नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी स्थायी बंदोबस्त में पढ़ा रहा हूं तो ऑटोमेटिकली मुझे सूर्यास्त कानून याद आ जाता है। तय सीमा तक यदि जमींदार स्थायी बंदोबस्त के माध्यम के प्रावधानों के तहत यदि लगान अंग्रेजों को, कंपनी को जमा नहीं करवाता था तो उसकी जागीरी जमींदारी जो है नीलाम हो जाती थी। इस कानून को सूर्यास्त कानून कहा गया। स्थायी बंदोबस्त का प्रावधान एक सूर्यास्त कानून भी था, याद रखिएगा, इसको काम आएगा। अब कंपनी राजस्व और बढ़ाना चाहती थी, लेकिन इसमें कोई प्रावधान नहीं था, यह भी समस्या है। हो सकता है वो कम भी करना चाहे। देखिए प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो कंपनी राजस्व बढ़ाना चाहती थी लेकिन कोई प्रावधान नहीं था। राजस्व को बढ़ाने तथा कम करने का कोई प्रावधान नहीं था, कोई प्रावधान नहीं था। ये देखिए, राजस्व को घटाने बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं था इसके अंदर। किसानों की स्थिति और खराब हुई, किसान लगातार कर नहीं चुका पा रहे, तो जो महाजन वर्ग था, जो पैसे देते थे उनको, वो उनके ऊपर हावी हो गए। तो किसान लगान नहीं चुका पाने के कारण, किसान लगान नहीं चुका पाने के कारण, चुकाने के कारण किसके जाल में? महाजनों के चंगुल में फंस रहे थे। महाजन वर्ग, जिनके पास पैसे थे, वो उनको ब्याज पे पैसे देते और फिर उनकी जमीन ले लेते। अब देखिए और आगे चलते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम थी।
लगान नहीं चुकाने की स्थिति में जो किसान है उनकी पुश्तैनी जमीन छीनती जा रही थी, ये और प्रॉब्लम आ रही थी। तो किसानों की पुश्तैनी जमीन जो उनके पूर्वजों की थी, जमीनें छीनती जा रही थी। ये 5 आपको समस्याएं ध्यान रखनी है। राजस्व बढ़ाने और कम करने का कोई प्रावधान नहीं था, किसान लगान नहीं चुका पा रहे तो महाजनों के चंगुल में फंस रहे थे, और किसानों की पुश्तैनी जमीनें जो है वो छीन रही थी। इधर देखिए, व्यवस्था चार्ल्स कॉर्नवालिस ने लागू की थी 1793 में, और बनाने वाला था जॉन शॉ। सबसे पहली योजना थी जिसको आपने परमानेंट सेटलमेंट कहा है, स्थायी बंदोबस्त। टॉपिक यहां से शुरू हुआ था। क्या है प्रावधान, क्या है प्रॉब्लम्स, क्या थी। स्थायी बंदोबस्त पूरा, लेकिन मित्रों स्थायी बंदोबस्त से अंग्रेजों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब इसके आगे दूसरी व्यवस्था लेके आए, वो जिसका नाम था महालवाड़ी, जिसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। पापा इधर देखो, मेरे मुंह से क्या निकला।